नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। आज हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव मेहमान हैं और वो मेहमान हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे और सीनियर रहनुमा भी हैं मुस्लिम लीग नून के। यहाँ प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा और वो ये है कि रेलवे का इदारा पाकिस्तान में कई अहम तरीन इदारे जो हैं वो चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए और ख़सारे में भी गए हुए हैं। उनमें से एक बहुत अहम इदारा जो रेलवे है वो काफ़ी बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहा है, काफ़ी बड़े ख़सारे को भी फेस कर रहा है, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहा है। लेकिन जो ये मौजूदा इस वक्त हुकूमत है और जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर हैं जनाब हनीफ अब्बासी साहब, ये उन चंद वज़ीरों में से हैं। मैं बड़ा क्रिटिक्स रखता हूँ और हमेशा हुकूमत पर क्रिटिक्स रखता हूँ, ये सोचे बग़ैर कि हुकूमत किसकी है। और हम ये देखते हैं कि मौजूदा जितने अरसे से, और ये बहुत कम अरसा है इनका, ज़्यादा नहीं है, इस अरसे में इन्होंने रेलवे के अहम तरीन जो मसाइल थे उनको पर्सनली बहुत डेप्थ में जाकर देखा है, उस पर इक़दामात किए हैं और ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को सिर्फ एक साल में या चंद महीनों में पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो स्टार्ट है, जो शुरुआत है, वो ये बताता है कि हनीफ अब्बासी साहब बड़ी लगन के साथ इस इदारे को एक ऐसे इदारे में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो मुल्क का अहम तरीन इदारा, जो ख़सारे के बग़ैर हो और आवाम के लिए बेहतरीन सहूलत के साथ हो। उनमें बहुत सारे सवालात हैं, चंद ऐसे भी होंगे जो ज़रा तनकीदी होंगे और चंद ऐसे भी होंगे जिसकी अहम तरीन मालूमात आप तक हम पहुँचाएँगे। और फिर कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ है, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, बड़े अहम तरीन लीडर हैं, उनसे वो भी बात करेंगे। जी हनीफ अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत मेहरबानी, नवाजिश। सर मेरा पहला जो सवाल है आपसे ये है, वो ज़ाहिर है हम रेलवे पे आएंगे और अब आपको तकरीबन साल से ज़्यादा तो हो गया है। अब इस सिलसिले में जो चैलेंजेस थे आपको, मैं चाहूँगा कि आवाम तक ये पहुँचे कि उन बड़े बड़े चैलेंजेस, क्योंकि ख़सारे के हवाले से और जो आपके इस वक्त हादसात के हवाले से जो कमी आई है, फिर जो आपने रेवेन्यू बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा किया है 2025 में, वो भी मेरे सामने। आप खुद अगर इसे बताएं कि आपकी क्या अचीवमेंट है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहली बात तो यह है डॉक्टर साहब कि मुझे तकरीबन मार्च में सर मैंने ये कलमदान मुझे मिला था और इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुझे, ये नहीं आप टोटल अगर लगाएं तो 10 महीने 9 महीने बनते हैं, तो इस अरसे के दौरान उन्होंने मुझे जब पहले ये ज़िम्मेदारी दी तो ये लफ्ज़ 4-5 उन्होंने दोहराए और उन 4-5 को कैसे मैंने उस पर अमल किया, वो पूरी कौम इस रेलवे पे सफ़र करती है। आप क्रिटिक भी हैं और पॉजिटिविटी भी यकीन रखते हैं। आप देखिए कि इस वक्त मुझे उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए भाईजान, चीज़ों को आउटसोर्स करें और डिजिटाइजेशन करें और इसको कास्ट कटिंग करें और इसी रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर काम करें और इसी तरीके से जो आपके बाकी इश्यूज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तान रेलवे की पुलिस है वो बड़ी अपराइट होनी चाहिए। आपके अफसरान जो हैं वो उनको हर जगह जो है मेरिट के ऊपर आपने लगाना है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे पहले दी नहीं। जैसे बच्चे को अपना जो हेड होता है वो पढ़ा के भेजता है, उस बच्चे को उन्होंने पढ़ा के भेजा। और मैं आपको यकीन माने कि मेरी इतनी ना सकत है ना, ये सब अल्लाह ताला का ख़ास करम है मेरे पे, मेरी ज़ात के ऊपर, कि जब भी कोई काम पकड़ा, आप बहुत अरसे से जानते हैं, वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से लेके और रावलपिंडी के तरक्याती कामों तक सब काम हो गए। लेकिन मुझे चैलेंजेस क्या थे, पहले मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। मेरे पास चैलेंजेस ये हैं कि मेरा ट्रैक 1855 का है, ये ज़रा लोगों को बताना पड़ेगा, 1861 का है और ट्रैक तकरीबन आप जिसे कहते हैं ना उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन क्योंकि गोरे ने बनाया था, एक क्वालिटी चीज़ है, आज भी उसको हम इस्तेमाल करें। और किसी भी हुकूमत ने, मैं दौर देने लगा हूँ
किसी भी हुकूमत ने इस रेलवे को उस तरह नहीं समझा जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क समझता है, या चाइना समझता है, या कोरिया ने समझा, या जापान ने समझा। मैं यूरोप की मिसाल ही नहीं देता, यूरोप भी इनके मुकाबले में कुछ नहीं है, चाइना के मुकाबले में या दूसरे मुकाबले में। और अभी मैं रिसेंट मिसाल ये है कि 33 अरब डॉलर हमारे हमसाया मुल्क ने इसके अंदर डाले हैं, पाकिस्तान अपना हिंदुस्तान की अपनी जो रेलवे उसके अंदर 33 अरब डॉलर बजट के अंदर डाले हैं, और हमने 17 अरब रुपया दिया ऑन गोइंग के ऊपर। इशू ये है अपना डॉक्टर साहब के पाकिस्तान रेलवे की अपलिफ्टिंग के बगैर पाकिस्तान की इकानमी ग्रो नहीं कर सकती। उस पर क्यों नहीं कर सकती वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने फिर क्या क्या किया वो ज़रा आप सुनते जाएं। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद, और एक और ख़बर दे दूं, ये जो हमारे लोकोमोटिव है जिसे हम इंजन कहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं पिछले 8 साल से इन पे काम ही कोई नहीं हुआ था। ले लिए हमने, लेकिन इसके ऊपर कोई सर्विस नहीं, इसको चलाते गए, लेकिन उसको जैसे कहते हैं ना ओवरऑल करना या उसकी मेंटेनेंस करना, वो किसी जगह के ऊपर मौजूद ही नहीं है किताबों के ऊपर। ये लोकोमोटिव्स के फेलियर के चैलेंजेस थे। अच्छा, किसी भी आपने कराची का इससे पहले भी स्टेशन देखा होगा, अब तो माशाल्लाह बिल्कुल तब्दील हो गया है। वॉशरूम में पानी नहीं था। लाहौर के मैं गया 29 जून को, तो यकीन माने कि वॉशरूम नहीं थे, बैठने की जगह नहीं थी। मैंने ये किया डॉक्टर साहब, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद मेरा रेलवे इस वक्त मुकम्मल डिजिटाइज है जी। आप मेरी ऐप पे, राब्ता ऐप पे जाके टिकट बुक कर सकते हैं। मेरे स्टेशन के ऊपर DVM मशीन्स लग गई हैं, मेरे स्टेशन के ऊपर POS मशीन्स लग गई हैं रिजर्वेशन ऑफिस के ऊपर। मेरी ATM मशीन कोई नहीं थी पूरे, ये कौन सा दौर है कि जहाँ पे किसी स्टेशन पे ATM मशीन्स लग गई हैं। मैंने इस वक्त जो मेरा ST है, जो टिकट वहाँ देखता है लोगों की, उसके हाथ में हैंड होल्ड डिवाइसेस हैं, और हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उसके पास, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट जो है वो जारी करता है। मेरा कहने से मुराद ये है कि हमारी इस वक्त 14 नहीं तकरीबन 54 स्टेशंस के ऊपर जो है डिजिटाइजेशन मुकम्मल हो गई है। वाईफाई मौजूद है मेरी ट्रेन्स के अंदर, बहुत सारी ट्रेन्स के अंदर वाईफाई मौजूद है, स्टेशंस के ऊपर वाईफाई मौजूद हैं, CIP लाउंजेस मौजूद हैं, वॉशरूम मौजूद हैं। सफाई और सुथराई को मैंने आउटसोर्स कर दिया है। मेरे इस वक्त 34 स्टेशन जो हैं रात के 12 बजे भी साफ़ सुथरे मिलेंगे। मेरी ट्रेन्स जो हैं वो आउटसोर्स हुई हैं, फ्रेट ट्रेन्स आउटसोर्स हुई हैं, पैसेंजर ट्रेन्स आउटसोर्स हुई हैं, जो रहती हैं वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं जो आपको खबर देना चाहता हूँ वो ये है कि हमने अपनी ट्रेन्स के अंदर ये जो हैं सारी, इनके अंदर जो बाकी मादा रहती हैं तकरीबन 8 के करीब, वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं। लेकिन हमने स्कूल और हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ये बड़ी अहम खबर है, स्कूल और हॉस्पिटल जो अस्तबल का मंजर पेश कर रहे थे। मेरे रेलवे के एम्प्लॉयज़ जो है वो, जिनको दवाई नहीं मिलती थी, जहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता था, जिनके बच्चे जो है ऐसे स्कूलों में बैठे हुए थे, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, जिनका इन्वायरमेंट अच्छी नहीं थी, जिनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, आपके भाई ने उनको आउटसोर्स किया है। अब वो स्कूल जो है एयर कंडीशन कमराजात में तब्दील हो जाएंगे, और उनके लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट क्वालिटी एजुकेशन होगी। और मेरा बच्चा 2000 में पढ़ेगा, 60 बैठा हुआ 60,000 रुपया दे रहा होगा। और इसी तरीके से मेरे हॉस्पिटल्स जो हैं वो जब आउटसोर्स हो जाएंगे, जब डिमोलिश होकर नए बनेंगे, शिफा की तरह, आगा खान की तरह, उसके अंदर भी मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको और उनके वालिदैन को, उनके बच्चों को, उनको खुद, अगर 10 लाख का ऑपरेट है, 20 लाख का ऑपरेट है डॉक्टर साहब, तो वो फ्री होगा। ये तकरीबन दोनों काम मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमने हमारे ट्रैक के ऊपर हमने फिर जोर देना शुरू किया डॉक्टर साहब। अब इस वक्त कराची से रोडी आप जानते हैं कि बहुत पैथेटिक सूरत हाल है ट्रैक की। ये $2 बिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। हमारी कोशिश है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दे 480 किलोमीटर। रेवेन्यू के हवाले से बताइए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन है आपकी, तो इसके ऊपर ज़रा बताएं कि ये 1 साल में आपने इतना बड़ा टारगेट कैसे हासिल किया। जी डॉक्टर साहब देखिए,
ये जो लास्ट 24-25 गुजरा है, इसके पास तो मेरे पास 5 महीने थे, तो हमने उन 5 महीनों में जोर लगाया और हमने 94 कमाया और 91 जो है हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। अब इसी तरीके से इस साल 25-26 में मैं 100 अरब रुपए का टारगेट, इंटरनल टारगेट मेरा ज्यादा है, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता, लेकिन बाहर जो मैंने ऑफिशियली आपको बता रहा हूँ वो 1 खरब है। 1 खरब जो है ये पाकिस्तान की रेलवे में पहली दफ़ा ये माइलस्टोन जो है वो हम अचीव करेंगे। और इसके साथ साथ जो डेली हम 300 मिलियन का रेवेन्यू ले रहे हैं इस वक्त, ये भी पाकिस्तान रेलवे की तारीख में पहले नहीं हुआ। आज टिकट्स नहीं मिल रही पाकिस्तान रेलवे के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आज भी फेलियर्स हैं, लोकोमोटिव के फेलियर्स हैं, आज भी डिरेलमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, आज भी किसी ना किसी जगह के ऊपर गंदगी की बात होगी। लेकिन जितने मैंने 54 स्टेशन बताए हैं, 3 मेरी प्राइम ट्रेन हैं, मेरी शालीमार प्राइम है, पाक बिजनेस प्राइम है, ग्रीन लाइन प्राइम है, अब मैं हज़ारा, अब मैं अवाम एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल को, इसको भी जून तक मैं करने जा रहा हूँ सर, सखर एक्सप्रेस को भी, इसको भी अपलिफ्ट करने जा रहा हूँ। और फिर जून से लेकर दिसंबर तक मेरी तमाम ट्रेन जो हैं वो अपलिफ्ट हो जाएगी। अपलिफ्टिंग का मतलब क्या है, ज़रा सुन लें। अपलिफ्टिंग का मतलब ये है डॉक्टर साहब के 3-3, 4-4 उसमें कोचेज जो है नहीं लगेंगी, बाकी सबकी सीटें चेंज, फ्लोर चेंज और तमाम, और इनके अंदर कैमराज लगाने जा रहे हैं, तमाम ट्रेन के अंदर कैमराज लगाने जा रहे हैं। पहला स्मार्ट एंड सेफ स्टेशन जो है रावलपिंडी का बन गया है, रेलवे स्टेशन। ये सेफ्टी डिपार्टमेंट को आपने डायरेक्टरेट में तब्दील किया। मेरे पास आदादुशुमार है, क्योंकि रेलवे के हिसाब से हादसात का बड़ा आपको पता है सवालात होते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो शरह है उसको आप बताइएगा कि ये सही है, ये जो मेरे पास फिगर है कि हादसे, इसको जो आपने किया डिपार्टमेंट को डायरेक्टरेट पे, और आपने जो फर्दर काम किया है इसकी सिक्योरिटी के हवाले से, इसके ऊपर शरह 0.09 से 0.04% पर हादसात आ गए। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले हमारा, जैसे अभी आपने फरमाया, मैंने एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंट अफसर जो है उसको मैंने इसको बना के, सेफ्टी वाला ऑलरेडी तो आपको पता, ये तो पाकिस्तान रेलवे में जब से गोरा उसके उस वक्त के ये SOPs हैं, लेकिन इसको मैंने डायरेक्टोरेट में चेंज कर दिया और उसको चेंज करने का नतीजा ये मिला, फिर उसको स्ट्रेंथन किया, लोग दिए, फिर उन्होंने जाके वर्कशॉप्स की, क्योंकि हमारा ह्यूमन एरर ज़्यादा आ रहा था। यानी अवाम एक्सप्रेस के अंदर भी ह्यूमन एरर था, उसमें भी कोई ट्रैक का इशू नहीं था, कोई और मैकेनिकल इशू नहीं था, इसी तरीके से और छोटे छोटे इश्यूज थे। तो इन सारों को करने के लिए हमने उसको स्ट्रेंथन किया और अपने DMEs को, जो हमारे हर डिवीज़न के अंदर मौजूद होते हैं, हमारे डिवीज़न के मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, उनको हमने फिर इन वर्कशॉप्स के अंदर हिस्सा डाला और उनको थोड़ा बहुत बताया, जाके वहाँ पे हर डिवीज़न के अंदर उन्होंने मीटिंग्स की। तो उसके नतीजे में ये जो हादसात की तादाद है डॉक्टर साहब वो कम हुई है, वरना इस ट्रैक के ऊपर खुद ट्रेन को चलाना भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी महारत है। आप देखें कि मैं जैसे आपको बताया कि अभी ये एक और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो कराची के अंदर हादसात होते हैं, ये खबर भी आप मुझसे ले लें, ये बड़े बड़े ट्रॉले जाके हमारे मासूम बच्चों को, मेरी बहनों बेटियों को कत्ल कर रहे होते हैं। तो वो उनसे बचने के लिए भी हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है DP वर्ल्ड के साथ मिलके, ठीक है सर। और मैं कराची था 2 दिन पहले, तो हमने वहाँ पे पिपरी में एक टर्मिनल हम बनाने लगे हैं जो 4 महीनों में बनेगा। $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर साहब, और ये $400 मिलियन तक जानी है। 52 किलोमीटर का कराची पोर्ट ट्रस्ट से जो हमारा ट्रैक आ रहा है उसकी अपलिफ्टिंग पाकिस्तान रेलवे करेगा, और इसी $20 मिलियन में, और वो बाकी जो है 4 महीनों में वो टर्मिनल बनेगा। फिर उसके सेकंड फेज तक हम जाएंगे तो $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। उससे ये होगा दूसरे फेज के बाद, पहले फेज में भी बहुत हद तक तमाम कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर आके क्लियर होंगे। किसी को अब इन ट्रक्स को, इन बड़े बड़े व्हीकल्स को शहर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जब ये टर्मिनल बन जाएगा तो यहाँ से आके डिस्पर्स होंगे सारे के सारे जितने कंटेनर्स हैं, वहाँ से ट्रेन लेके आएगी और यहाँ पे छोड़ेगी 52 किलोमीटर का फासला तय करके, और यहाँ फिर अप कंट्री जो है वो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुई है, और ये NLC के साथ मिलके DP वर्ल्ड और NLC मिलके इस प्रोजेक्ट को करेंगे जी, और ये बड़ा सक्सेसफुल होगा। और उन्हीं को हम ऑफर भी करने जा रहे हैं ML2। ML2 क्या है?
ML2 आपका इंटीरियर सिंध से लेके यानी कराची पोर्ट से लेके और इंटीरियर सिंध से लेके साउथ पंजाब से होता हुआ मियाँ वाली से होता हुआ ये ट्रैक है जो जाके एक अटक से मिलता है और अटक से पेशावर जाता है। तो हमने उन्हें कहा कि ये $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसकी अपलिफ्टिंग का अगर ये आप उठा लें तो हम आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दे सकते हैं। उसके ऊपर भी हमें उम्मीद है कि हम वो इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ी कराची के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सेकंड फेज़ के बाद तो बिल्कुल हम चाहेंगे सिंध हुकूमत के साथ मिलके कि वो इस पर पाबंदी लगा दे कि कोई लॉन्ग व्हीकल या हैवी व्हीकल्स जो हैं वो शहर के अंदर दाखिल ना हो। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान रेलवे की। अच्छा, कामयाब है। अच्छा सर, ये बताएं टाइमिंग के हवाले से, जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी हवाई जहाज़ हो या रेलवे के हवाले से, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में आया है कि शदीद ताख़ीर होती है अहम तरीन ट्रेनों की भी। इस सिलसिले में सर आपने कोई इस पे तवज्जो दी है? देखिए, पंक्चुअलिटी तो नंबर 1 थी ना, कि पंक्चुअलिटी जब मैं आया तो 62% थी, फिर मैं 83 पे ले गया, फिर ये हुआ कि फ्लड आ गया, उसमें हमने 2 जगह ब्रीच किया अपना जो था ये ट्रैक, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई, फिर हम नीचे आ गए, 60 पे आ गए, 58 पे आ गए, 55 पे आ गए। अब फिर हमने उसको उठाया, लेकिन अब फिर फोग की वजह से ट्रेन को भी, ये जैसे रोड्स को अफेक्ट करती है फोग, इसी तरह ट्रेन को भी करती है। तो इस वजह से आज भी पंक्चुअलिटी उस तरह नहीं है। और फिर जो मैंने बताया कि लोकोमोटिव के ऊपर वो काम नहीं हुआ 7-8 साल में जिस तरीके से होना चाहिए था, उसकी मेंटेनेंस का नए तो आए होंगे किसी न किसी सूरत में, तो मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। लेकिन जो मेरे ब्रांच रूट हैं, जैसे रावलपिंडी से लाहौर है, नारोवाल है, फैसलाबाद है, लाहौर से नारोवाल, लाहौर से फैसलाबाद, इनकी जो पंक्चुअलिटी है वो 98% है, और जो हमारी मेल एक्सप्रेस की है वो 83% सी इस फोक से पहले, लेकिन इस फोक की वजह से अब इफेक्ट होकर 72% पे है जी। लेकिन हमारी मेन ट्रैक के ऊपर एक और भी चीज़ है, ये बताइए कि वजह से ट्रेन लेट होती हैं। हाँ जी 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 डॉक्टर साहब जी बोले सर, क्यों लेट होती है जी, क्यों लेट होती है डॉक्टर साहब? इसमें ट्रैक के ऊपर एक और डॉक्टर साहब एक और ट्रैक के ऊपर ये कि हमारे ER लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ट्रैक के ऊपर हम उसको उसकी जिसे कहते हैं मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर जहाँ स्पीड जो थी वो 100 होनी चाहिए थी, वहाँ 70, 60, क्योंकि हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह इस ट्रैक के ऊपर 100% तो नहीं जा सकते टाइमिंग के हवाले से, वो तो उसी वक्त जाएंगे जब नया ट्रैक बनेगा। लेकिन क्योंकि सिग्नल सिस्टम भी बड़ा हमारा वीक है, लेकिन इस सारी चीज़ों के बावजूद, खराफात के बावजूद, खराबियों के बावजूद 83 पे हम गए हैं और इंशाल्लाह ताला 90 तक हम जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि रेलवे के अंदर मेरिट को तो आपने बहुत मजबूत कर दिया है। आप कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो मेरिट के बगैर ना अपॉइंट होगा, ना पोस्ट होगा, ना काम करेगा। लेकिन सर करप्शन के हवाले से आपने क्या किया है? बड़ा मेजर करप्शंस की माजी में जो है वो रेलवे के अंदर देखने में आया है, क्या इसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मेरा विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। मेरा जो DG विजिलेंस है, मैं उसकी तारीफ आपके सामने करूंगा नाम लिए बगैर। ही इज़ ए कॉम्पिटेंट ऑफिसर और डेड ऑनेस्ट, और उसने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे की पुलिस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कि मैं रेलवे पुलिस पे आ जाऊँ फिर बाकी रेलवे पे आता हूँ। आप देखिए कि पाकिस्तान रेलवे में वो करप्ट अफसर आके पार्क होते थे, जो वहाँ करप्शन की वजह से निकाले जाते थे, वो यहाँ पे आके पार्क होते थे। फिर उसके अलावा जो रेल के ज़रिए स्मगलिंग आसान होती थी, चोरी रेलवे पुलिस मिलके करती थी, इसके साथ साथ टिकटलेस लोगों को सवार करवाती थी। आज सिर्फ एक शख्स की वजह से, मेरे IG रेलवे की वजह से, आज मेरे 7 के 7 SP जो हैं वो मैं उनको ऑनेस्ट रीड कहूँगा। 7 डिवीज़न के ऊपर जो मेरे SP लगे हुए हैं, जो मेरे DIG लगे हुए हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि स्मगलिंग ज़ीरो टॉलरेंस, चोरी ज़ीरो टॉलरेंस, टिकटलेस ज़ीरो टॉलरेंस। बड़ा मसला रहा है रेलवे की जो अराजी है वो गैर कानूनी
कब्ज़ाकारों के हाथों में रही है। आपने 2026 के आखिर तक तमाम अराज़ी को जो कब्ज़ा है उससे छुड़ाने की बात की है, तो आप तक कितनी ज़मीन आप हासिल कर चुके हैं और मज़ीद कितनी हासिल करना है, ज़रा इस पे मुख्तसर सा बताइएगा ताकि मैं एक और अहम क्वेश्चन करूं और फिर थोड़ा पॉलिटिकल गुफ्तगू आपसे कर सकूं सर। जी डॉक्टर साहब, मैंने जब चार्ज संभाला तो मैंने सबसे पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की 7 डिवीजन्स के अंदर। मैं सिर्फ 3-4 का जिक्र करूंगा, बाकी मैंने तकरीबन कम अज़ कम भी डॉक्टर साहब को 200 एकड़ से जायद की जो जगह है मैंने वापस की, जो अरबों रुपये मालियत की बनती है। 48 एकड़ का एक प्लॉट है। 22 साल से एक वेल नॉन टेक्सटाइल का नाम है, उनका मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, उनके पास था, जिनके 3 अरब मेरा उनकी तरफ बचता है। तो वो और 21 साल बाद मैंने रिट्रीव किया जी अपनी जगह, ठीक है, 21 साल बाद। इसी तरह 25 साल से कोटरी में एक स्लीपर फैक्ट्री थी मेरी, उसको भी मैंने तकरीबन 25 साल बाद रिट्रीव किया जी, अरबों रुपए की जगह जी। इसी तरीके से पिशावर, मर्दान, चकवाल, रावलपिंडी, लाहौर, जहां जहां मेरे पास जो जगह थी वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंस लोगों के पास थी, वो इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों के पास थी, वो सारी की जजारी जगह मैंने, उसके ऊपर किसी की सिफारिश नहीं चलती डॉक्टर साहब, किसी की सिफारिश ना चलनी है। ना टिकट लेस के ऊपर जो पकड़ा जाएगा उसकी माफ़ी नहीं है, जो सवारी कराएगा वो भी जेल जाएगा, जो कर रहा होगा वो भी जेल जाएगा। और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलेगी सर। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 200 का, अभी मुझे किसी ने सुन रहा था, मेरे स्टाफ के बंदे, उसने कहा 370 एकड़ हमने जो है वो जो है रिट्रीव की है डॉक्टर साहब। और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला एक एक इंच पाकिस्तान रेलवे का वापस आएगा। और हमने एक कंपनी बनाई है जिसका बोर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत कॉम्पिटेंट लोगों का बनाया है, रिडेमको उसका नाम है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट मार्केटिंग कंपनी जी। और इसके ज़रिए हम प्राइम जो जगह है, जैसे कराची हो गया, लाहौर, फैसलाबाद, ये हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसको इंशाल्लाह ताला हम इस वक्त लोगों के पास लेके जा रहे हैं। कईयों के इश्तिहारात आ चुके हैं, बाकियों के भी आएंगे। और इसके ऊपर भी किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि एक सेकंड की भी करप्शन की जो है वो इसको हवा भी नहीं लगेगी। अच्छा सर, 2 लाइनर जवाब दीजिएगा, 2 लाइनर जवाब। आपका जो रेलवे के हवाले से पेंशन एंड सैलरी, जाहिर है एक बहुत बड़ा लोड है जिसके ऊपर अगर वो मसला हल हो जाए तो काफ़ी चीज़ें हल होती है। 2 लाइनिंग जवाब दीजिएगा। मैं पहले भी इंटरव्यू में पूछ चुका था, क्या उसमें कोई बेहतरी हुई, ये शिफ्ट हुआ, रेलवे से निकाला गया ये फाइनेंस की तरफ? देखिए अभी PIA डॉक्टर साहब अभी देखें ना, PIA आपने हैंड ओवर किया है तो आपने पेंशन्स जो हैं वो हुकूमत ने उठाई हैं। अभी भी पाकिस्तान रेलवे की पेंशन्स जो हैं वो ग्रांट इन एड की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान 58 बिलियन देती है, 58 अरब। अब तो हम रिक्रूट किसी को कर ही नहीं सकते, किसी को परमानेंट रख ही नहीं सकते, ये तो ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है। लेकिन ये पिछली जो लाइबिलिटी है इसको तो हम नहीं ना, किसी गरीब आदमी का तो दारोमदार ही सारा जो है वो पेंशन के ऊपर है और हुकूमतों का काम है वेलफेयर करना। तो ये पेंशन जो है ये जब हम निकालते हैं तो हम पिछले साल 3 अरब प्रॉफिट में थे और इस साल 10 से 12 अरब प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा सर, ये ज़रा बताइए कि जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत है उसको हाइब्रिड निज़ाम आपके ही वज़ीर कहते हैं, और उस हाइब्रिड निज़ाम में 2 जाहिर है, एक इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और दूसरा सिविल हुकूमत है। अब जाहिर है 55 या 50 की काबीना है, अब हर आदमी अपनी मिनिस्ट्री का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक जनरल राय है सर कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं वो सफारती मामलात भी दुरुस्त कर रहे हैं, वो दिफाई मुआहिदा भी बाहर जाके कर रहे हैं, वो मादनियात के हवाले से आपके सरमायाकारी के लिए भी बाहर लोगों को रुजू कर रहे हैं, वो इंटरनली भी बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे हैं, उलमा से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को भी वो बेहतर कर रहे हैं, और बाहर के अखबारात में, फाइनेंशियल टाइम में इस चीज़ का जिक्र है। अगर सारे ही काम फील्ड मार्शल साहब कर रहे हैं तो फिर सर ये हुकूमत और ये 55 में से चंद वज़रा तो शायद मैं हटा दूँ, उनमें आपका नाम भी आता है, माशाल्लाह आपने
जो इस वक्त काम किया जैसे बताया आपने, लेकिन बाकी जो हुकूमत और वज़रा क्या कर रहे हैं सर? देखिए, सारे अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और मैं ये तफरीक करना ही नहीं चाहता। आप देखें कि कभी भी शहबाज साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल साहब की जो खिदमात हैं उनके अलावा बात ही नहीं की, और पूरी कौम जानती है उनकी खिदमात को। और यही फ़ौज थी, उनके सरबराह थे, कहते थे जी कि टैंकों में डीज़ल नहीं है और जहाज़ों में पेट्रोल नहीं है। आज उसी फ़ौज के सरबराह ने, यानी शेरों की एक लश्कर था जिसको शेर ने लीड किया फ्रंट से, और पूरी दुनिया में जो है आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का डंका बजाया। लेकिन उससे पहले देखें, सफारती महाज में फील्ड मार्शल के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ फील्ड मार्शल भी खड़े थे, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी खड़े थे, और हमने दुनिया में 10 मई से पहले हिंदुस्तान को जो है वो पूरी दुनिया से काट के रख दिया था, सिर्फ एक फ़िक्रे के ऊपर। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि पहलगाम के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो दुनिया से करवा लें किसी से भी, तो उसमें अगर हम कसूरवार हैं तो हम अपना ज़िम्मे लेंगे, अगर कसूरवार नहीं निकले तो फिर हिंदुस्तान को गिरफ्त में आना चाहिए। तो हिंदुस्तान इस ऑफ़र से भाग गया था। यही वजह है कि जब उसको शिकस्त हुई तो आज पूरी दुनिया में सफारती महाज की कामयाबी की वजह से डॉक्टर साहब आप देखें कि हिंदुस्तान तनहा खड़ा है, और पाकिस्तान, चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है, USA भी खड़ा है, यूरोपीय यूनियन भी खड़ी है, मिडल ईस्ट को हम लीड कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया को हम लीड कर रहे हैं, अज़रबैजान में जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, चीन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पंजाब पाकिस्तान की 78 साल तारीख की जो सफारती इस वक्त कामयाबी है वो शायद पहले कभी नहीं थी। ठीक। अच्छा सर, ये बताइए, मैं ज़रा 2 इश्यूज़ पे आता हूँ, और वो इशू ये है कि एक तरफ दहशतगर्दी के हालात पे मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन पहले आ जाता हूँ सर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है, और जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, सारे लोग मानते हैं कि वहाँ मुआशी बहरान होगा को मुल्क की तरक्की रुक जाएगी। तो सर, सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर, उन्होंने एक मशवरा दिया है, और वो मशवरा ये दिया है कि 5 बड़े मिलकर एतमाद साजी करें ताकि मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। उसमें जनाब सदर पाकिस्तान का नाम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम है, इमरान खान साहब का नाम है, और 5वां लोगों का ख्याल है कि उन्होंने जो बात कही है वो इस्टेब्लिशमेंट यानी अस्करी क़यादत की बात की है। तो आप कैसे देखते हैं कि सर ये वाकई 5 अगर बैठते हैं और तो एतमाद साजी करते हैं तो मुल्क को क्राइसिस से निकाला जा सकता है? आप कैसे देखते हैं इस बयान को सर? मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ, देखिए वो मेरे बहुत सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं बाकियों से तो जितना मियाँ नवाज शरीफ का नाम उन्होंने लिया, फील्ड मार्शल, बाकी सारों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इमरान खान के मामले में मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेरा अपना एक स्टांस है जो डे 1 से है, और अभी भी आप देखें कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो दहशतगर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। मैं कैसे चैन से सोच सकता हूँ कि सुबह KPK के अंदर जो हुकूमत है वो अपने लोगों से बेखबर, जो मेरे भी लोग हैं, जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जो वाना कैडेट कॉलेज के अंदर जो मेरा पख्तून था, क्या उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं था? क्या ये मस्जिदों के अंदर या इस जगह के ऊपर जो धमाके हो रहे हैं उसमें जो शहीद हो रहे हैं, क्या फ़ौज में जो शहीद हो रहा है वो टांग का नहीं है, वो डेरा इस्माइल खान का नहीं है, वो मर्दान का नहीं है, वो पेशावर का नहीं है, वो हज़ारा का नहीं है? मुझे बताएं। मैं कहने से मुराद ये है कि मैं तो उस शख्स के साथ कैसे बात कर सकता हूँ या कह सकता हूँ, या वो कैसे हमदर्द हो सकता है जो कहे कि दहशतगर्दों के साथ आप मुज़ाकरात करें, जिसकी हुकूमत जो है वो ख्वारिज के साथ मिलकर फैसिलिटेटर का किरदार अदा करे, और ये कहे कि हाँ भी ठीक है, लोकल्स को कहे कि उसको कुछ नहीं कहना, ख्वारिज को कहे इनको कुछ नहीं कहना, और ख्वारिज जो है किस पे हमला करेंगे, पुलिस पे हमला करेंगे, पुलिस तो KPK की है, FC पे हमला करेंगे, मैक्सिमम तो KPK के लोग हैं। फौज में तो बलोच भी है, कैप्टन मेजर जो शहीद हुआ है अपना काकड़, वो उसका ताल्लुक कोयटा से है, कई कोयटा से शहीद हैं, बलूचिस्तान से शहीद हैं। तो KPK से तो मैक्सिमम फौज KPK से है।
अच्छा सर, ये बताएं हनीफ अब्बासी साहब, आप पर भी केसेस बने और वो झूठे बने, आपने उसको फेस किया। आपके कायद के ऊपर भी केसेस बने, उनको भी सज़ा हुई, वो भी उन्होंने फेस किया। जो कुछ भी हुआ, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि अदालतों का कसूर था, किसका कसूर था। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि इमरान खान इस वक्त जेल में है और जाहिर है उनके ऊपर 200-300 केसेस बने हुए हैं और उनकी हुकूमत जो रही है वो 3 साल 7 माह रही है। तो अब क्या आप समझते हैं सर कि कोई ऐसा तरीक़ेकार हो कि ये जो केसेस हैं इसको मेरिट पर अदालतों में चलना चाहिए, या इनका दावा है कि ये सब सियासी केसेस हैं, इनको ख़त्म किया जाए और इमरान खान को जो है वो रिलीफ दिया जाए, या कम से कम उन लोगों को रिलीफ दिया जाए जो उनके दूसरे लीडर्स हैं जिनको 10-10 साल सजाएं। जी सर, जी सर, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब मैं तो वो बंदा हूँ जिसने अदालतों को हमेशा फेस किया, और मेरी लीडर ने भी अदालतों को फेस किया। जैसी अदालतें थी, हम जेलें काटी, जेलों में रहे, अदालतों में पेश हुए, एक पेशी नहीं 370 पेशियाँ हुई लीडर के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, तारीखों पे जाके मैं साथ जाता होता था। हमजा शहबाज सबसे ज़्यादा उसने जेल काटी। मरियम नवाज वालिद के सामने गिरफ़्तार होती हैं, पहले गिरफ़्तार होती हैं, मुझे 25 साल कैद दी जाती है, बाकी मेरे कोलीग्स हैं उनको सज़ाएँ होती हैं, लेकिन सब ने अदालतों का सामना किया। मैं यहाँ बैठ के ना ये कहना चाहता हूँ कि अदालतें मेरिट पे फैसला नहीं करती। मुझे तो जब 25 साल कैद हुई तो मुझे पता था कैद तो हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन कोई जज सुनेगा तो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि इस केस में है कुछ नहीं। अब इधर इशू दूसरा है, इधर इशू ये है कि तोशा खाना वाला जो केस है उसमें तो कोई रिलीफ मिल ही नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी कहानियाँ, टाइम नहीं है। आपको पता चले बंदा शर्मा जाता है कि ये हमने कैसे कैसे तरीक़ाकार किए। यानी एक घड़ी के लिए जो हमने तरद्दुद किया है डॉक्टर साहब, आप सोच ही नहीं सकते। फलां को कहा तुम ले लो, तुम इतने की ले लो, इतने पैसे जमा करा दो, फलां से लेके जमा करा दो, पता नहीं क्या क्या होता रहा उसके अंदर, इसको भी छोड़ दें। लेकिन जो 9 मई के वाले वाक़यात में तो अभी फैसले नहीं हुए डॉक्टर साहब, अभी तो फैसला होना बाकी है। जो नेक्सिस जो आपस में इनका तालमेल हुआ है, कुछ रिटायर्ड जो एक बंदे को सज़ा भी हो गई है, और फिर ये बानी पीटीआई को अभी उस केस के अंदर भी बकाया है, दूसरे को भी बकाया है। यानी इन्होंने आपस में मिल के जो साजिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो तो नाकाबिले माफ़ी है। छोटे मोटे गुनाह तो बख्शे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर खेलना, मेरा नहीं ख्याल सर कि इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। इसके ऊपर कोई और अदालतों को फैसले करने दें, अदालतें सुबह छोड़ दें बानी पीटीआई को, ना मुझे इतराज़ होगा ना हुकूमत को इतराज़ होगा, और अदालतें सज़ा दे दें तो हमें भी कोई इतराज़ नहीं होगा। हमने भी जाके सेशन कोर्ट की लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ी, हाई कोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, और इसी तरह मेरी लीडरशिप ने भी यही तरीक़ाकार अपनाया। अच्छा सर, ये बताइए, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ अब सियासी उफ़क़ में नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है ख्वाहिश की बुनियाद पर इनको डिस्कार्ड कर दिया गया है, और जो इस वक्त नई जो कहते हैं ना वंडर बॉय है, जैसे आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा कि इस वक्त वंडर बॉय जो हैं वो शहबाज शरीफ है, और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहिबा अपना काम कर रही हैं। तो क्या ये जो की ख्वाहिश है, या इनका दोनों का सियासी करियर अब ख़त्म हो गया है? अच्छा डॉक्टर साहब, खबर नहीं बनती ना अगर हम ये बात ना करें तो। अगर सिर्फ सिंपल ये कहें, जैसे मैं अभी कहने लगा हूँ कि देखें आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछे तो वो कहेंगे मेरे लीडर जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। आज अगर मरियम नवाज साहिबा से पूछें तो वो कहेंगी कि मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। मुझ जैसे कारकुन से पूछेंगे तो हम कहेंगे मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। किस और चीख चीख के कहते हैं, कुछ छुप के नहीं कहते, कानों में नहीं कहते, दीवारों के अंदर नहीं कहते। 10 मई को जो फतह थी डॉक्टर साहब, आपका कलेजा, आपका दिल ठंडा नहीं हुआ सर उस बात से? हमारा तो कलेजा, हमारा दिल, दिमाग, हर चीज़ ठंडा हो गया सर कि हमने दुश्मन से वो बदले लिए जो उसने 1971 में हमें 2 भाइयों को जुदा किया था। तो आज वो भाई भी हमारे पास आ गया, और उसके बाद वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगने शुरू हो गए। और इसी फील्ड मार्शल के बारे में दुनिया की सुपर पावर कह रही है, उसका प्रेसिडेंट कह रहा है कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वेयर इज़ माय फेवरेट फील्ड मार्शल, है जी।
और फिर जिस तरीके से अभी कल की जो आपको उस सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो एक आप स्पीच का एक 30 सेकंड का हिस्सा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को कहा है कि आप फलां काम बंद कर दो वरना मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो 10 मई को पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया था। ये किसकी बदौलत हुआ है? उसी फैसले की बदौलत हुआ। अच्छा सर, विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। सही बात है। तो अच्छा सर ये बताइए कि ये बात अब आ रही है और बहुत क्लोज आ रही है माशाल्लाह। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी तकरीर में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ़ की, यहाँ तक उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल की ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ देख सके क्योंकि यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा है। तो अगर आसिफ अली जरदारी से पूरी दुनिया और हिंदुस्तान सब डर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि ये बात भी कही जा रही है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हैं, तो फिर शहबाज शरीफ का क्या होगा सर? डॉक्टर साहब देखिए, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना याद अल्लाह भी है और अच्छा आपस एक कोऑर्डिनेशन भी है और रोमांस भी है। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त तक, कोई इख्तलाफ नहीं है ना प्रेसिडेंट में ना प्राइम मिनिस्टर में, ना प्राइम मिनिस्टर में ना प्रेसिडेंट में। 2029 का इलेक्शन आएगा, उस इलेक्शन के अंदर तमाम पीपल्स पार्टी अपने नज़रिए के साथ जाएगी, अपनी कारकर्दगी के साथ जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपनी कारकर्दगी अपने नज़रिए के साथ जाएगी और दोनों में से जिसको कामयाबी नसीब होगी वो मसनद इक़्तिदार पे बैठ जाएगा। अच्छा सर, बस ये आखिरी एक सवाल है, आपको फिर ज़ाहिर मसरूफ़ आदमी है सर। IMF ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें उसने बैड गवर्नेंस और करप्शन का जिक्र किया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि ये मौजूदा हुकूमत के लिए चार्जशीट है और उस चार्जशीट के ऊपर उन्होंने हुकूमत से कहा था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें, जिसमें 26 बिलियन डॉलर्स की सालाना करप्शन है, 5.3 खरब रुपए की आपके नैब की रिकवरी है, उसको उन्होंने कहा टिप ऑफ द आइसबर्ग है। लेकिन जो IMF की प्रेशर था कि बैड गवर्नेंस, बद इंतज़ामी, नाकाम हुक्मरानी, करप्शन, इसके ऊपर उन्होंने हुकूमत को दबाव डाला कि आप एहतसाब करें। तो हुकूमत ने 15 रुकनी कमेटी बना दी उन्हीं लोगों की जिनसे ये सारे क्राइम हुए हैं या जो भी नकाइस सामने आए हैं। आप समझते हैं कि 15 रुकनी कमेटी बनाने का मतलब है हुकूमत उस चार्जशीट पे सीरियस नहीं है? सिर्फ 2 मिनट है सर मेरे पास आपके लिए। नहीं, 2 मिनट का काम ही नहीं है, 30 सेकंड में इसको ख़त्म करते हैं। पहली बात तो ये 2019, 20 और 21 वाली ये सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, अगर आपने पढ़ी हो उसके अंदर ये वाली ये रिपोर्ट IMF ने जो जारी की है उसमें होगी, बाकी हुकूमत के बारे में भी होगी, मैं ये नहीं कहता। और करप्शन को ज़ीरो भी नहीं मैं कह सकता। लोग अपना और जिनके पास इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल भी कर रहे हैं इस काम के लिए, ज़ीरो नहीं है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हद तक और उन्होंने जो टास्क अपने वज़रा को दिया हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, आए आकर देखें पाकिस्तान रेलवे के अंदर कोई भी निशानदेही करें, नीचे हो रही होगी, जहाँ भी हो रही, जहाँ हमें पता चलता है हम उसको स्नैप कर देते हैं। जहाँ तक हमारी ज़ात का ताल्लुक है, हमारे CEO का ताल्लुक है या हमारे चेयरमैन का ताल्लुक है या दूसरे तीसरे जो लोग हैं जो बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं, उनको मॉनिटर करना तो बहुत आसान है और वहाँ पे हम ज़ीरो टॉलरेंस है, हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई होगा तो डॉक्टर साहब वो कैफ़े किरदार तक पहुँचेगा और यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और बहुत जल्द वो मौजज़ा भी होने वाला है। ये मौजज़ा भी मौजज़े कब होते हैं? जब आप सलाहियतों के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं, जब सलाहियतों के बलबूते पे आगे बढ़ती है। जैसे हम दफ़ाई महाज के ऊपर कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, बहुत जल्द हम इकॉनमी के हवाले से भी टर्न अराउंड करने जा रहे हैं। चलें जी, हमारी दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए, कुछ भी हो, उसकी बेहतरी के लिए हो, जो भी करेगा वो पाकिस्तान के लिए, जो भी शख्स अहम है और पाकिस्तान के लिए वो काम करेगा, यकीनन वो हम सब के लिए बहुत अहम है। आपसे बात हुई, बहुत सारे इश्यूज़ को क्लियर हुआ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमत दिया। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।